नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के अंदर जो हम आगे चल रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो संविधान सभा के ऊपर आगे का जो टॉपिक जो महत्वपूर्ण बनता है उसमें ये है क्या, अंतरिम मंत्रिमंडल और 1947 का मंत्रिमंडल। इसका मतलब क्या है? बहुत ही स्पष्ट मतलब है दोस्तों कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जब संविधान सभा बन गई थी और उसके समय संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 की कंडीशन तो ये है, ठीक है, संविधान सभा चल रही थी और हमें सरकार चाहिए थी। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए, जब तक कि आप नई गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा वोटिंग सिस्टम के तहत नहीं आ जाते तब तक आप जो है वो एक अंतरिम सरकार बना लीजिए और उसका पूरा मंत्रिमंडल तैयार कर लीजिए जिससे देश संचालित हो सके। तो उसी प्रकार आजाद होने के बाद का मंत्रिमंडल, वो मंत्रिमंडल 1947 के अंदर जब आज़ादी मिल चुकी थी तब का है। तो दोनों अलग अलग मंत्रिमंडल हैं और इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये कन्फर्मली आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो बता दूं मैं आपको कि कोई भी व्यक्ति का नाम दिया जाएगा जो इनमें से है अथवा इनमें से है और पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति अंतरिम मंत्रिमंडल में कहाँ था, यानी किस विभाग को संभाल रहा था, या फिर स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्री, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इनको ध्यान से समझना और समझने के साथ साथ याद रखना। अच्छा, समझना मैंने समझने के लिए क्यों बोला, क्योंकि आप तो कह सकते हैं कि सर रटना ही है तो रट सकते हैं, नहीं, ये रटा नहीं जाएगा, ये कंपैरेटिव स्टडी है। मैंने दोनों एक साथ लेके आने का रीजन भी यही है कि आप इन दोनों में कंपैरिजन करें और जब तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे तो निश्चित रूप से एंड तक देखते देखते आपको स्वतः ही सब कुछ याद हो जाएगा। और मैं बहुत से ट्रिक्स और बहुत से तरीके जो कि याद करवाने के हैं उनके माध्यम से आपको मैं इसको याद करवाऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक बहुत से दोस्तों के पास आप इस वीडियो को नहीं भेज पा रहे हैं तो जरूर अभी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात है संविधान सभा के अंतरिम मंत्रिमंडल की और 2 सितंबर 1946 का ये मंत्रिमंडल, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। उस समय कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल खुद था, स्वयं था वो, इसलिए उपाध्यक्ष कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। फिर विदेश मंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जो थे विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। राष्ट्रमंडल के सदस्यों के राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल वो देशों का समूह है जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, उन सब के समूह को राष्ट्रमंडल कहते हैं। और राष्ट्रमंडल देशों के संबंधित अगर कोई मामला था, चूंकि विदेश जवाहरलाल नेहरू के पास है तो निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल के मामले में भी अगर कोई बात करनी है तो जवाहरलाल नेहरू ही करेगा। अब एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए क्लियर की थी वो ये कि इस बात को आप माइंड में हमेशा याद रखिएगा। क्या? अगर केंद्र की बात आती है, अच्छे से याद रखिएगा, जब संघ की या विदेशों की, संघ अथवा विदेश की बात आए तो निश्चित रूप से आपको जवाहरलाल नेहरू ही करना है। और यदि किसी प्रांत के बारे में या जो रियासतों के बारे में, रियासतों के एकीकरण के बारे में कुछ बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करना है। इन दो बातों को आप हमेशा याद रखिएगा, उसी के आधार को मानते हुए हम चलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेश मंत्री के रूप में थे, राष्ट्रमंडल मंत्री के रूप में भी थे। अगला है वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बराबर थे, इनमें न कोई कम न कोई ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक कि जितनी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्थानीय पकड़ जितने सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी उतनी नेहरू की भी नहीं थी, लेकिन लोकल पकड़ की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जैसे ही जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय पकड़ थी, इसलिए दोनों को लगभग हम समानांतर रूप में ही देखेंगे। लेकिन इनकी बिल्कुल कमी, इनसे कहीं पर भी कम नहीं थे सरदार पटेल, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो इसीलिए इनको महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, गृह विभाग। गृह विभाग का मतलब ही क्या होता है कि भारत के अंदर के सारे मामले वो संभाल सकते थे। दूसरी बात, सूचना और प्रसारण विभाग। सूचना प्रसारण गृह मंत्री जो होता है ना, उससे जुड़ी हुई बात है। पूरे देश की सूचनाओं को कंट्रोल करना, उसके लिए अलग अलग स्थानों पर उनको प्रेषित करना, ये सारे मामले निश्चित रूप से उनके पास ही थे और उनके पास होना अच्छा भी था उस समय, तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दिए गए। अगला है बलदेव सिंह।
तो बलदेव सिंह के नाम से समझ में आ रहा था बल, और बल से क्या होती है रक्षा, तो सीधे याद रख सकते हैं बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अगला जॉन मथाई, मथाई यानी माथा, माथा यानी माइंड दिमाग, ठीक, उससे क्या चलता है, उद्योग चलते हैं, उद्योगों की आपूर्ति होती है, मतलब दिमाग वाले व्यक्ति यानी जो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में दिमाग इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ता है क्योंकि उद्योग आसान चीज़ नहीं है, पैसा लगा करके उससे एक तरह से डेवलप लेके जाना, उसके लिए चाहिए माथा तो चाहिए, इस बात को तो हम मानते हैं। तो मथाई उद्योग और आपूर्ति। अगला है सी राजगोपालाचारी। अब इसमें एक शब्द निकल करके आता है आचार्य, आचार्य, सी राजगोपालाचार्य यानी आचार्य शब्द सामने आता है। आचार्य क्या करता है, आचार्य अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, इसलिए सी राजगोपालाचारी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। अगले हैं सी एच भाभा। तो भाभा की अगर हम बात करें तो कार्य खान और बंदरगाह है। तो बाबा क्या करता है, कार्य करता है, खान खोदता है, उसके बाद बंदरगाह बनाता है, ये काम कौन करता है, बाबा। तो बाबा रामदेव बाबा मान लीजिए, याद रखने के लिए किसी को भी जोड़ दीजिए बाबा, ठीक है, बाबा के नाम से कार्य खान और बंदरगाह के रूप में आप याद रख सकते हैं। अगला है राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि मंत्री। देखिए प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या है, हमारे को कोई प्रसाद देके जाएगा, जब प्रसाद किससे बनता है, कृषि से बनता है, जो खाद्य सामग्री उससे बनता है, तो प्रसाद से क्या, खाद्य और कृषि। अगली है आसफ अली, साफ हो गए, आसफ यानी साफ हो गई, क्या, रेलवे, रेलवे इस समय साफ हो गई, उसका काम ही नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था तो रेलवे की जरूरत नहीं पड़ी इतनी, तो आसफ याद रखना, साफ हो गई कौन, रेलवे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, या रेलवे के कर्मचारी सफाई करते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं। अगला है जग जीवन राम श्रम। जग जीवन, जग में जीने के लिए क्या करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तो श्रम मंत्री कौन थे, जग जीवन राम। अगला है लियाकतली खान वित्त। तो इसमें क्या आएगा, लियाकतली मतलब काजू की कतली, और वो ले, अब लेके आएगा, किससे लाएगा, पैसे से, तो ये क्या है, वित्त। तो लियाकत अली किस विभाग के हैं, वित्त विभाग के मंत्री। अगला आई चुंदरीगर, वाणिज्य, उस समय जो थे वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर थे, मतलब वाणिज्य यानी व्यापार, व्यापार में किसका व्यापार, चुंदड़ी का व्यापार, ठीक है, तो चुंदड़ी के व्यापार से आप इसे याद रखेंगे, वाणिज्य किसका, चुंदड़ी का। फिर उसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडन, विधि, योगी, योगी जी ना उत्तर प्रदेश वाले, तो वो क्या, कानून से चलते हैं, तो बड़े विधि विधान से चलते हैं, तो जोगेंद्र यानी योगी, और कैसे चलते हैं, विधि से, तो इससे याद रख सकते हैं जोगेंद्रनाथ मंडन, विधि। फिर है गजांतर अली खान, स्वास्थ्य, गज यानी हाथी की तरह अगर फैल जाओगे ना आप, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए गज से तो अंतर ही रखो, मतलब अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, तो गजांतर मत बनाइए, गज मत बनाइए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सही रखना है तो गज की तरह शरीर न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। ये था अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, इसको एक बार और पढ़ोगे कंफर्मली गारंटी से आपको याद हो चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। सॉरी, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, अब क्या करना है अपने को, अब कंपैरिजन करना है कि उस समय मंत्री कौन था और अब की बार मंत्री कौन है। अगर ये कंपैरिजन हो गया आपको तुरंत सब कुछ याद हो गया, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बस समझ लीजिए काम हो गया, याद है गारंटी से। देखिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, वैदेशिक मामले और वैज्ञानिक शोध, ये चार विषय प्रमुख रूप से किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो पहले देखते हैं, पहले क्या थे इनके पास, कार्यकारी परिषद थी, उसके उपाध्यक्ष थे, मतलब मेन चीज क्या, मेन कार्यकारी तो थे, तो वहां पर ये क्या हो गए, प्रधानमंत्री होने को तो अब राष्ट्रपति तो है ही, कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और वैसे ही गवर्नर जनरल था यहाँ, तो यहाँ उपाध्यक्ष तो मतलब प्रधानमंत्री, नाम ही बदला है, पावर उतना ही है, नाम बदला, हालांकि पावर तो बढ़ गया क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को पावर बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति तो नाम मात्र के होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री, ठीक है। अब अगली चीज राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल उनके पास पहले भी था, ठीक है, अभी भी राष्ट्रमंडल है, वैदेशिक मामले पहले भी थे और वैदेशिक मामले अब भी हैं। नई चीज क्या मिली जवाहरलाल नेहरू को 1947 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक शोध का जो विषय था वो नया इनको प्राप्त हो गया स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही पहले गृह थे, निश्चित रूप से गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण था, सूचना और प्रसारण भी ये थे। फिर इसके अंदर फिर जो सूचना प्रसारण के अलावा जो नई चीज मिली इनको वो क्या मिली, राज्यों के मामले, स्टेट अफेयर्स।
राज्य के मामले क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने विभिन्न रियासतों को एक करने का काम किया, तो निश्चित रूप से मिलने ही थे, इनको स्टेट अफेयर्स मिलने थे, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। अगली बात क्या आती है जो महत्वपूर्ण है, वो है कि राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि वो सेम था, पहले भी इनके पास यही था, हमने पढ़ा था कि प्रसाद के लिए क्या चाहिए, कृषि चाहिए, कृषि और खाद्य से क्या बनता है, प्रसाद बनता है, ठीक है, को देवताओं का जो प्रसाद है वो निर्मित होता है, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला आता है अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा आचार्य दे रहे थे, मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल में आचार्य के द्वारा शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन अब की बार जो शिक्षा दी जा रही है वो कलम से दी जा रही है, इसलिए कलाम शिक्षा, ठीक है, कलम से, क्योंकि अब थोड़े डेवलप हो गए, आज़ाद हो गए, तो कलम का महत्व बढ़ गया। जैसे बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है, तो यहाँ बड़ा हो गया बच्चा, तो क्या मिल गई, कलम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन, अच्छा पहले क्या मिला था, उद्योग, क्योंकि माथा किसके लिए चाहिए था, अभी उद्योग और आपूर्ति के लिए दिमाग लगाया था, अब यहां माथे की जरूरत कहां पड़ गई, रेलवे और परिवहन के लिए अब दिमाग चाहिए, तो इसलिए जो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन दे दिया गया। अब इसको अच्छी तरह से आप याद रखना है, क्योंकि दोनों का चेंज हुआ ना, जो चेंज है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसी को आपको याद रखना है प्रमुख रूप से। तो जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, निश्चित रूप से किया था, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी प्रारूप समिति में सदस्य थे। इससे पहले प्रारूप रखने वाले BN राव जो थे वो थे, पूरी संविधान सभा थी, काम सब ने किया है, लेकिन लीडरशिप इनके हाथ में थी, उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए उस समय उनको अंतरिम मंत्रिमंडल में कोई मंत्री पद नहीं दिया गया था, ठीक है ना, पिछले अंतरिम मंत्रिमंडल में कोई मंत्री पद नहीं है, लेकिन अब की बार इन्हें मंत्री बनाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्योंकि 47 के अंदर इनको मंत्री बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर को, और ये विधि मंत्री बने, क्या बने, विधि मंत्री। अगला है जगजीवन राम, तो ये तो बात क्लियर, वो जो पहले वाला था वही विभाग इनके पास, जगजीवन, जग में जीना है तो श्रम करो, ठीक। फिर बलदेव सिंह, ये भी सेम है, बल से क्या होती है, रक्षा। फिर अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री बन गए अब की बार। अभी पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, गजानतर अली खान, तो मतलब गज यानी हाथी की तरह न होकर के सेफ होना चाहिए, शरीर को बढ़िया रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, ये बात हमने पढ़ी। लेकिन जब हम स्वस्थ होंगे तो आजकल कोरोना में तो फिर वो स्वस्थ वाला सिस्टम ही नहीं चलता, इसलिए जो है वो स्वतंत्र भारत में अमृत की बात की गई। किसकी बात की गई, अमृता कौर क्या बनी, स्वास्थ्य मंत्री। कौन, स्वतंत्र भारत में 47 के अंदर जो मंत्रिमंडल बना उसमें अमृता कौर क्या बनी, स्वास्थ्य मंत्री। अगला आता है CH भाभा। अभी बाबा को क्या दिया था आपने, कार्य, खान और बंदरगाह, कार्य दिए थे बाबा को, खान के संबंधी दिए थे, बंदरगाहों के संबंधी दिए थे, लेकिन अब की बार बाबा ने चेंज कर लिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो यही दुकान पे बैठ के दुकानदारी कर लूंगा, और दुकानदारी मतलब वाणिज्य, तो बाबा ने क्या किया, वाणिज्य। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत में वाणिज्य विभाग किसके पास था, CH भाभा के पास। अगली चीज रफी अहमद किदवई, संचार विभाग, ठीक है, तो संचार, देखिए यहां से वहां जाना है, वस्तु को या बातों को, विचारों को, जैसे अब मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, संचार ही तो है, तो संचार जो है वो किदवई यानी कूद गया, जैसे मैं यहां से आपके पास आ गया तो कूद के आ गया, किसके माध्यम से आया, संचार के माध्यम से, संचार और किदवई कूद गया, ठीक। अगली चीज, तो किदवई को आप संचार के माध्यम से याद रखिएगा। फिर है RK षणमुगम शेट्टी, ठीक है, शेट्टी यानी सेठ, और क्या बन गए, वित्त मंत्री। अच्छा, पहले वित्त मंत्री कौन था, पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, तो हमने क्या माना था कि लियाकत अली, किससे, वित्त से। अब की बार कतली नहीं लाएंगे, ये सेठ बन गए, और क्या वित्त अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि अब भारत आज़ाद हो गया, अब पैसे उड़ाने से पार नहीं पड़ेगी, इसलिए शेट्टी सेठ बनिए पैसे के ऊपर। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, तो मुखर्जी की अगर हम बात करें तो मुख से क्या होती है, हमारे पेट की आपूर्ति होती है, ठीक है, तो मुखर्जी आपूर्ति मंत्री, ठीक। और उद्योग से तो कमा के लाएंगे, कुछ भी उद्योग करेंगे उससे कमाएंगे, और उससे हमारे मुख की क्या होगी, आपूर्ति। और अच्छा, पहले कौन था उद्योग और आपूर्ति मंत्री, वो थे जॉन मथाई। पहले दिमाग से जो है आपूर्ति होती थी, लेकिन अब की बार आज़ाद होने के बाद मुख से आपूर्ति हो रही है, ठीक है। अगली चीज VN गाडगिल जो हैं वो कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे, मतलब ये कि काम करते हैं, खान खोदते हैं, ऊर्जा
ऊर्जा उत्पादित करते हैं खान के अंदर से, जो भी कोयला आदि मिलता है उससे ऊर्जा होती है किसकी, गाडगिल। तो गड़ी हुई चीज को निकालने वाले कौन, गाडगिल। गड़ी हुई कौन, खान। खान के अंदर काम किया और ऊर्जा निकल, जो भी कोयला आदि था वो बाहर निकाल के ले आए। अच्छा, पहले कौन था कारे खान ऊर्जा मंत्री, वो भाभा थे, लेकिन बाबा ने मना कर दिया कि मेरे तो खुदाई नहीं होगी, ठीक है। वो तो दुकान पे बैठ के आकर के, दुकान पे बैठ के मतलब वाणिज्य विभाग इन्होंने ले लिया। ये थी कंपैरेटिव स्टडी हमारे मंत्रिमंडलों की, ठीक है। आगे हम चले उससे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अपन संविधान की जो समितियां हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं। इसमें से दोस्तों निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है। ये पूरी संविधान सभा ना जो मैंने पढ़ाई है, मैं आपको बता दूं कि इसमें से प्रश्न की संभावना 99% रहती ही रहती है। अब पूरे में से कहां से प्रश्न पूछेंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको 2 प्रश्न पूछ लेना तो 2 में से एक पक्का इसमें से पूछेगा, ये पक्की बात है, अगर पूरी संविधान सभा में पूछ लिया तो, ठीक है। तो इसलिए से ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अपन प्रमुख समितियों और अध्यक्षों की बात करें तो सबसे पहली समिति थी संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसाद जो हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, मैंने कहा भी खाद्य मंत्री के बारे में हमने पढ़ा था पहले, तो समिति के रूप में वो कहाँ काम कर रहे थे, संचालन समिति। क्यों कर रहे थे ये भी हमें मालूम है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है, तो प्रमुख थे वो, तो इसलिए डेफिनेटली उनको क्या करना था, संचालन करना था, पूरे जो संविधान सभा थी उसका क्या करना था, उनको संचालन करना था। तो इसमें से कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो संचालन समिति के अध्यक्ष होने ही थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और भी हम जानते हैं कि जब अध्यक्ष होता है तो वो झंडे फहराता है, झंडा तो फहराएगा ही, तो झंडा फहराएगा तो इसलिए राष्ट्रध्वज फहराएगा, झंडा नहीं राष्ट्रध्वज, याद रखिएगा। झंडा तो और हर कोई हो सकता है, लेकिन राष्ट्रध्वज तो राष्ट्रध्वज है। तो राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, तदर्थ समिति जो थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, दूसरी बात अगले हम देखें कि संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बता दूं। केंद्र की जब बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत की बात आएगी तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को कहीं पर भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, माइंड में क्लियर रखिए इस बात को, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कहा, संघीय संविधान समिति, तो संघ की बात आ गई, तो संघ की बात आई तो कौन आया, जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांत की बात आ गई, प्रांत में कौन आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिक्स है। केंद्र संघ में जवाहरलाल नेहरू, प्रांत में वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति, ये तो सबको आती है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत पीछे हो, ये तो सबने रट रखा है, ठीक है। अगला क्या है, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर बात अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, संघ शब्द आ गया तो संघीय है, मतलब नेहरू जी के हाथ में है। प्रांत, रियासत या फिर अन्य कोई व्यवस्था है जो आम जन से नीचे तक जुड़ी हुई, ग्रास रूट की पकड़, ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है एकदम नीचे की पकड़, तो वो जो पकड़ थी वो वल्लभ भाई पटेल की थी, लेकिन ऊपर का जो सिस्टम था, ठीक है, वो किसके हाथ में था, जवाहरलाल नेहरू के। तो इसलिए संघ शक्ति समिति किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए ग्रास रूट की बात आई तो ये देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर व्यक्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक संबंधी, अल्पसंख्यक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोग अब कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचते थे, कुछ और बातें, कई अफवाहें कही जाती हैं, वो भारत के बारे में सोचते थे और देश ही प्रथम होता है, ये उनकी सोच थी। किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता वाली कोई बात उनमें नहीं थी। देश को एक करना, देश को संगठित करना उनका बड़ा मकसद था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी, बोल सकते हैं अजीब सी परिस्थितियों के अंदर इस देश को एक किया था। जहां देश टूट रहा था वहां इसको जोड़ने का प्रयास किया था। ऊपर मतलब सीधी सी बात देखें ना कि सीधा ऑफर था कि रियासतें चाहे तो भारत में आए, चाहे तो पाकिस्तान जाएं, चाहे स्वतंत्र रहे, उसके बावजूद उन रियासतों को भारत में जोड़ लेना ये कोई साधारण बात नहीं थी। कोई क्यों देगा अपनी रियासत देश दूसरे को, लेकिन फिर भी उस हर रियासत के मालिक को समझा करके किसी भी तरीके से कोई भी लालच दिया, कुछ भी किया और भारत में सम्मिलित किया और भारत संघ का एक शानदार संघ जो है उसका निर्माण किया। अन्यथा आज हम देखते हैं ना, ये जो इतना बड़ा भारत, इसके मालूम कितने भारत के टुकड़े हो गए होते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न हुआ होते। आगे चलते हैं,
तो अल्पसंख्यकों की बात करी हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मामले संभाल रहे थे। लेकिन अब देखिए, इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, तो इतने तो काम नहीं कर सकता, कुछ तो सहयोगी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा था, उप समितियां बनाई दो, एक मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। ये दो उप समितियों का निर्माण उन्होंने किया। तो मौलिक अधिकार उप समिति की अगर हम बात करें तो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए। उप समिति ये, अब समिति नहीं है, ये क्या है, उप समिति, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं एक तरह से इस समिति का, ठीक है। तो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अच्छा, जेबी कृपलानी के पास अलग से अपनी एक समिति और थी, एक समिति का दायित्व और था, झंडा समिति। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि झंडा समिति अलग है और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति अलग है। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे और झंडा समिति की बात करें तो जेबी कृपलानी आएंगे। ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब बात आती है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति की अगर हम बात करें तो वो थी एच.सी. मुखर्जी के पास। किसके पास थी? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मुखर होकर के बोल सके इसलिए मुखर्जी को दिया गया, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो समितियों को बना करके और इन समितियों की राय से अलग अलग बातों को, अलग अलग विषयों को भारतीय संविधान में शामिल करते हुए संविधान का निर्माण हुआ। एक छोटा सा विषय और रह गया, उसको भी अभी क्लियर कर देते हैं। उससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा के अंतिम और महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय क्या है, क्या चीज है उसके अंदर। तो संविधान सभा जो है उसमें 1947, 1949 और 1950 ये तीन सन जो है इनका इतना महत्व है कि इन तीनों के आसपास ही सारी सने, या कह सकते हैं जो सन है वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। इन तीन के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई सन पूछी जाएगी संविधान सभा रिलेटेड, ठीक है। तो इन तीनों को जो मैंने लिख दिया, इसके बारे कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लिखा है वो आपके समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं समझाता हूं, लेकिन इसको अंत तक देख करके एकदम यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं। 1947 की दो सन है महत्वपूर्ण, एक 22 जुलाई और एक 15 अगस्त 1947। तो ये तो सबको आती है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। अगली बात, राष्ट्र ध्वज को अपनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, ये आजाद होने से पहले अपनाया गया। एक बाई थी, वो झूले पे झूल रही थी और झूलते हुए उसने क्या लिया, राष्ट्र ध्वज अपने हाथ में ले लिया, और वो बाई भारत माता थी, ऐसे आप याद रख लीजिए। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज को अपना लिया, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। ये हमारी पहली प्राथमिक रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, ठीक है। उसके बाद हमने स्वतंत्रता पाई, तो पहली उपलब्धि तो ये होगी ना 22 जुलाई, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। अगली चीज 1949 को अगर हम देखें तो मई 1949 और 26 नवंबर 1949। पहले देखते हैं मई 1949 की स्थिति क्या है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। राष्ट्रमंडल जो देश है उसके अंदर भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है उसकी बात की जाती है। मतलब ये कि मई में हमने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार कर ली, हमने मान लिया कि हम आज से क्या हैं, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं। कब? मई 1949। मतलब संविधान के अंगीकृत अधिनियमित होने से, मतलब संविधान अपनाने से पहले हमने क्या अपना लिया, राष्ट्रमंडल को अपना लिया, ठीक है। ये बात मई में ही कर ली थी हमने। फिर 26 नवंबर यानी जिस दिन हमने इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। संविधान हमने क्या किया था, इस दिन अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। अधिनियमित का मतलब हमने इसके नियमों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, और आत्मार्पित का मतलब है कि हमने आत्मा के अंदर पूरी तरह से अर्पित कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह काम हमने कब किया था? 26 नवंबर को ही किया था, 26 नवंबर 1949। अब बात करें कि इस दिन क्या किया और हमने, तो इस दिन हमने 15 अनुच्छेदों को अपनाया था। जिस दिन हमने संविधान को आत्मार्पित किया तो हमने कुछ चीजें तो हाथों हाथ काम में लेनी थी, क्योंकि देश चलाना था।
देश चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए 15 अनुच्छेद तो हमने हाथों हाथ उसी दिन अपना लिए थे, जस्ट उसी दिन 15 आर्टिकल हमने अपनाए। अब वो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये याद होना कि कौन कौन से आर्टिकल, वो 15 आर्टिकलों में से कौन से आर्टिकल थे जो हमने अपनाए थे। तो सबसे पहली चीज 5 से लेकर के 9 तक आर्टिकल और आर्टिकल 60। तो याद कैसे रखेंगे, 5 पंचायती नहीं 60 गांठ कीजिए, ठीक है, पंचायती नहीं 60 गांठ, मतलब 5 से 9 तक आर्टिकल और 60वां आर्टिकल, ठीक। 24 घंटे ठाठ से रहिए, ठीक है, 24 घंटे मतलब 324 और ठाठ ही ठाठ यानी 8 ही 8, 8 और 8 ठाठ, तो 24 घंटे किससे रहिए, ठाठ बाट से रहिए। फिर 66 67, ठीक है, तो छक्के लगाओगे क्रिकेट के अंदर तो 67 रन आपके बन जाएंगे, 66 67, तो छक्के भी लगेंगे जब संविधान लागू होगा तो। फिर 79 80, ठीक है, 7 9 7 नहीं है कोई भी, फिर भी हंसते रहो, 80 यानी हंसी, तो हंसते रहिए, 7 अगर कोई है चाहे नहीं है, 7 नहीं है तो भी हंसते रहिए, 7 9 7 में नहीं है लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हंसेंगे, ठीक है, दुखी नहीं होंगे। फिर 91 92 और 93, 391 392 और 393, ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही हमने लागू कर दिए थे। जिस दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित समर्पित किया था उसी दिन हमने इनको लागू कर दिया था। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है 1950 को लेकर के। 1950 में हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण सन्निधि हैं, कौन कौन सी तारीख, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। अब हम बात करें 24 जनवरी 1950 हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो राष्ट्रगान को हमने इस दिन अपनाया था। बड़ी बात कि हमने इस दिन किसको अपनाया था, राष्ट्रगान को अपनाया। दूसरी बात, संविधान सभा की अंतिम बैठक इस दिन हुई थी, आखिरी बैठक भी कब हुई थी, 24 जनवरी को ही संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, ठीक। तीसरी बात, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ये बात भी कब लागू हुई थी, 24 जनवरी को ही जो है वो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा की अंतरिम बैठक हुई, ठीक है, और राष्ट्रगान इस दिन अपना लिया गया। ये सारे काम कब हो गए, 24 जनवरी को, तीनों काम हुए। तो देखिए राष्ट्रगान चाहिए, राष्ट्रपति बन रहा है तो राष्ट्रगान भी बनाना पड़ेगा, और आखिरी बैठक थी इसलिए राष्ट्रगान गा भी दिया आखिरी बैठक में। अब बात आती है 26 जनवरी 1950। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सर ये राष्ट्रगीत किसने गाया, तो नहीं, 26 जनवरी 1950 तो आखिरी बैठक हुई नहीं, आखिरी बैठक तो ये हो गई, लेकिन इसी दिन ये डिसाइड कर दिया गया था कि 26 जनवरी से हम राष्ट्रगीत को भी अपना लेंगे, मतलब 26 जनवरी को ऑटोमेटिक उसके बाद कहीं पर भी राष्ट्रगीत गाया जा सकेगा पूरे भारत में, ये बात हमने तय कर दी। बाकी मीटिंग आखिरी संविधान सभा की कब हुई थी, 24 जनवरी को ही हुई थी। संसद अंतरिम संसद बन गई, यहाँ थोड़ा संशोधन कर लीजिए, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, ठीक है, वो संविधान सभा ही क्या बन गई, अंतरिम संसद, क्योंकि संसद के तो भी चुनाव होने 1951-52 में चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पहले चुनाव, उससे पहले हमें संसद चाहिए थी, तो जो संविधान सभा थी उसी को क्या बना दिया गया, संसद बना दिया गया, संविधान सभा को ही संसद बना दिया गया। अगली चीज, शेष अनुच्छेद लागू, शेष का मतलब ये 15 तो यहाँ थी और बाकी जो बच गए वो कब लागू हुए, 26 जनवरी को लागू हो गए, और इसीलिए हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्योंकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम कह देते हैं कि शेष अनुच्छेद जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अगली और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 जनवरी को ही राष्ट्रगीत को हमने अपनाया था। तो ये था दोस्तों संविधान सभा का महत्वपूर्ण पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मैं कहता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जा सके और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा और एक तरह से मोरली में जो है परफेक्ट होकर के आपको और ज़्यादा सुधार करके और ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध करा पाऊँ। हालांकि मैं इस प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मैटर शानदार दे रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है वो मेरे हिसाब से मैं बहुत पूरी मेहनत करके देता हूँ, ठीक है। तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।